स्ट्रेस मैनेजमेंट ये आज के युग का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप अभी युवा हो, काम की शुरुआत कर रहे हो, फिर भी आपके ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ तनाव होंगे, स्ट्रेस होगा, टेंशन्स होगी। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अभी ज़िंदगी काफ़ी बाकी है, काम भी बहुत बाकी है और स्ट्रेस भी बहुत बाकी है। सो मैं सोचती हूँ आपके लिए इस वक्त में ये सीखना बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी शुरुआत हो रही है। तो यू विल नो, आप जान जाओगे कैसे इसके साथ ज़िंदगी बसर करें। काम की शुरुआत अगर आप बहुत केपेबली करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। स्ट्रेस मैनेज कैसा किया जाए, ये स्ट्रेस आने के पहले जानना कितना अच्छा होगा। और वही आपके साथ हो रहा है कि स्ट्रेस तो आएगा, नौकरी करनी है, जिम्मेदारी निभानी है, जैसे देखा कॉन्फ्लिक्ट्स भी आएंगे, उनको भी मैनेज करना है। हर वक्त तो हम बहुत सक्सेसफुली, बहुत अच्छी तरह से किसी भी सिचुएशन से बाहर आएंगे, ऐसा कोई भरोसा होता नहीं। किसी किसी सिचुएशन में कड़वाहट आ जाती है, थोड़ी हारने की भावना आ जाती है, कोई सिचुएशन लायबिलिटी भी लाती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, कठिनाई बढ़ती है। लेकिन ज़िंदगी तो ये सारा लाती ही रहेगी। हम अपना फोकस अगर अपनी सेहत के पास ठीक से बना रखें तो सारी चीज़ों के साथ बहुत अच्छे तरह से डील कर सकते हैं। आज के ज़माने में बहुत सारे मोह है। खाना किस तरह का खा रहे हैं, कसरत किस तरह की हो रही है, कितने रेगुलरली हो रही है, इसका अंदाज़ा रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप काम की जगह जाते हो, 8-9 घंटा एक जगह टिक कर काम करना पड़ता है। आप ये नहीं कह सकती कि अभी मैं थक गया, थोड़ा आधा घंटा मैं घूम आऊँ, ये तो नहीं होगा। सो बैठ बैठ कर शरीर भी थक जाता है, मन भी थक जाता है। इसलिए नियमित कसरत करना, खुली हवा में घूमना और सेहतमंद खाना खाना। ये नहीं है कि इसकी टेस्ट बहुत अच्छी है तो मैं खा लेता हूँ। कितना खा रहा हूँ, किस दर्जे का खा रहा हूँ, फ्रेश खाना खा रहा है या पैक्ड फूड खा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आज की रियलिटी ऐसी है। आप पहले जो फैक्टर्स लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं थे उनका सामना कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पोल्यूशन इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन योर लाइफ। हमारे जैसों के साथ तो वो है ही, लेकिन आप अभी शुरुआत कर रहे हो काम की भी और ज़िंदगी की भी। तो सेहत के पास ध्यान रखना चाहिए, मन को भी प्रसन्न रखना चाहिए। और टेंशन अगर आता है तो उसके साथ कुछ टेक्निक्स आप जो सीखोगे बहुत अच्छी तरह से डील करोगे। और स्ट्रेस आएगा लेकिन रहेगा नहीं, उसका परमानेंट इफ़ेक्ट होगा नहीं, और काम भी अच्छा रहेगा, ज़िंदगी भी सुंदर हो जाएगी। All the very best for learning positive health and stress management. Thank you for listening to me. लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। उसकी चिंता तू ना कर। क्या सीखना है क्या सिखाना है उसे मैं खुद समझ लूंगा। तू बस ये बता कि तेरी यहाँ आने की वजह क्या है। अच्छा, तो सर आपको अंग्रेजी बहुत अच्छी लगती है ना? तो ये लीजिए, आपके लिए अंग्रेजी में प्रेम पत्र लाया हूं। जरा इनको पढ़ने का कष्ट करेंगे? रूही, अरे मन में क्या पढ़ रही हो? जरा हम भी तो समझे कि भोला भैया कौन सी कमाल की चीज लेकर आए हैं। The land number 12, survey number 78, 14 village Sitapur, which said to be the property of Mr. Ram Prasad Dashrath Prasad, son of deceased Shri Dashrath Prasad Chote Lal, who sold this land in his total conscious state
for sum of rupees 5,000 to Shri Banwarlal Yadav. This fact has been checked with the documents produced by the latter, whereas no evidence was produced by the former. Hence, the court rules the order in favor of Mr. Bhola Prasad Yadav, son of deceased Shri Banwarlal Yadav. The court order the former to vacate the area with immediate effect without any obligation towards the latter. The delay in vacating the land will be considered as contempt, as will be liable for the serious legal action under necessary penal codes. इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ रूही? अंग्रेजी समझ नहीं आई तो मैं बता दूं? बालू भाई, इसका मतलब ये है कि सर के पिताजी ने भोला भाई के पिताजी को ये जगह बेच दी थी, और चूंकि उनको गलत साबित करने के लिए सर के पास कोई दलील या कोई सबूत नहीं है, इसलिए ये जगह खाली करनी पड़ेगी। खाली करनी पड़ेगी? ये क्या मजाक चल रहा है? सर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? सर, अगर हम ये जगह खाली करेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ? सर सर कुछ तो बोलिए। मैं ये सब जानता था अंजुला। मेरे पिताजी ने भोला जी के पिताजी को ये घर कब बेचा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसे साबित करने के सारे कागजात हैं उनके पास। मैंने पूरी कोशिश की कि कोई रास्ता निकल आए। मैं तो बस कोर्ट के निर्णय के लिए रुका था। सोचा था कि कोर्ट अगर कोई निर्णय ले और इस निर्णय पर स्टे लाए तो हमें थोड़ा और समय मिल जाता, पर अब तो कोर्ट ने ऑर्डर दे ही दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। भोला भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? एक ऐसे इंसान को बेघर कर रहे हैं जो आपके बच्चों को, आपको जीने के नए गुर सिखाएगा। तो मैं क्या करूं? किसने कहा था कि भैया आओ हमारे बच्चे को पढ़ाओ? वैसे भी मुझे इनसे क्या करना है? मुझे तो बस एक आलीशान सा गेस्ट हाउस बनाना है, और ये घर इस बीच में आ रहा है। हाँ, पर ये घर छोड़ आपका गेस्ट हाउस बन ही नहीं सकता क्या? नहीं बना सकता, और बना सकता तो भी तो ये जमीन हमारी रहती ना। अब जमीन मेरी है, मैं जैसे इस्तेमाल करूं। मैं गेस्ट हाउस बनाऊं या तबेला? अरे ये कौन सा विद्या का घर है? मकान ही तो है। For you, it must be a house. You can destroy it with your powers. But for us, it is a place where we found who we really are. This place given us a strength to believe in ourselves and understand even we can dream and can go beyond our powers to pursue them. And now, when we are trying to explore our space and place in this world, you just want to throw us back into the darkness again? Don't do this. Let every child here get his due so that they can fly to the horizon they have chosen. I promise you. You can destroy this house, but you never get opportunity to destroy our enlightened minds. अरे रूही, ऐसी अंग्रेजी कैसे बोली रे? भोला भैया, अब हम सब इंग्लिश में बात कर सकते हैं। भोला भैया, इस जगह ने हमें वो ताकत दी है कि हम किसी से भी बात करने के लिए या अपने मुद्दे को रखने के लिए अब कतराएंगे नहीं। तभी तो एक लफ्ज भी न बोल पाने वाला मैं अब एक बैंक में नौकरी करूंगा। अच्छा, तो बैंक में नौकरी लग गई? हाँ, और अंजुना दीदी भी अपने कपड़े शहर के बड़े मॉल में बड़े बड़े नामों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेच सकती है। हाँ, और ब्रह्मदत्त भी एक बड़े से डांस शो का हिस्सा बनने जा रहा है, और रूही भी सारे बंदिशों को तोड़ अपनी बात रख सकती है। क्या बरकी बरकी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैं तो इस मकान को उस नजर से कभी देखा ही नहीं।
मेरे लिए तो सिर्फ एक मकान था, शायद पैसा कमाने का जरिया, लेकिन तुम लोगों के लिए ये तो उससे कहीं ऊपर है। ए रूही, तू जो भी कुछ बोल रही थी ना, मुझे समझ तो नहीं आया, लेकिन शायद तुम यही बोल रही थी। मैं सोचता था ये बच्चे क्या सीखेंगे जब मैं नहीं सीख पाया, पर तुमने मेरी हर सोच को झुठला दिया। भोला चाचा, अब कहीं जाकर हमारे पंखों में ताकत आई है ऊंची उड़ाने भरने की। इन पंखों को काटिए मत। अरे सिर्फ उन्हीं को क्यों, हम तो आपको भी अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं। I believe sadness is temporary. Tears help drain out the sadness. Sneha's aunt had insisted she attend this class. It was a private class that prepared young kids just out of college to get ready for the corporate world. They taught them how to behave in a group, how to sit at a table, how to write emails and show respect and so on. Sneha too had just finished her graduation and wanted to work straight away. Sneha came from a middle-class family and was an only child. Though she was not pampered, she mostly had her way. She was a very well-behaved girl and so her demands were also limited. Her parents fulfilled most of them. There were very few situations where she had found resistance to her demands from her parents. She would usually get her way. The teacher was teaching them presentation and self-confidence. She asked each of them in the class to look into a mirror and observe themselves. She then asked each of them to talk about what they saw in the mirror. Each one stood up and spoke. The teacher explained that to gain self-confidence, you must first like yourself very much. You must fall in love with the person you see in the mirror. The class giggled. She then asked how many of you have fallen in love with yourself today. A few hands went up. She then said, "Come to class tomorrow as if you are going to office, dressed up in such a way that you must fall in love with yourself." This was challenging. Each one paid attention to what they wore to class the next day and wore matching earrings and put on slight makeup. Sneha, in her excitement, applied loud nail paint and also wore the trinkets around her ankles. It was quite a scene the next day. They all looked decked up. The teacher then said, "You have all prepared yourself very well today. But now I, as an executive and your customer, will look at you and will give you my reactions. Are you ready?" They all screamed, "Yes!" She started giving them tips on how to be properly dressed. She spoke of color combinations and the type of shoes to be worn at office. When she came to observe Sneha, she said, "Do you wear such nail polish to office? And what do you think office is for? A fashion parade?"
Are you off to party or work? Sneha was in tears. She could not see anything in front of her. She couldn't bear it. She put her head down and wouldn't answer a single question put to her. She was deeply hurt and wanted to run away. She felt ashamed and didn't want to talk to anybody there. She slipped out to go to the toilet and straight away went to her aunt. I can't take it anymore, she announced amidst tears. I am feeling depressed. The teacher insulted me. Everybody is laughing at me. She sat next to her aunt and put her head in her lap and cried and cried. Her aunt just stroked her head and listened. She could hardly make anything of what Sneha was saying amidst tears. After some time, as the tears dried up, Sneha felt better. As she narrated the story to her aunt, she realized that the anger, the pain, the insult she had felt at that moment in class was much lesser now. Actually, she realized that she had forgotten that they were asked to dress up for office and she had remembered dress up only. She shyly smiled and realized that all the anger had almost disappeared when she realized her mistake. She gave her aunt a big hug. Her aunt teased her and asked, "How is your depression now?" "Sneha," she said, "you hear of all such words and without really understanding the meaning, apply it anywhere. Do you know the difference between sadness and depression?" Sneha had heard the words and did not know the difference. She nodded in negation. What you felt in class was sadness, anger, and embarrassment as the teacher brought out what was wrong with your presentation before the whole class. It is wrong to get angry. So what if you make mistakes? You learn from them too. And if parents and teachers are not to bring them to your notice, who else will? But your generation just cannot take any criticism whatsoever. Even a suggestion from anybody put you off, and you instantly go into depression. Sneha hid her face in her aunt's pallu. She felt ashamed now. She had made a mistake and she herself had flared up. Not right, she felt. But she was happy she had come here to her aunt and cried. Her tears had drained away her sadness. Takeaway: sadness, sorrow, anger, boredom, irritation, agitation, and many similar feelings come to the youngsters instantly. They often feel that they have been deprived of all the advantages and all the good things are reserved for the others always. They feel that injustice is always done to them in whatever, wherever. These feelings are dangerous and should be nipped in the bud instantly. All the above feelings only increase the negativity in you and make you feel dejected, lonely, and unhappy. However, if you cultivate a habit of reasoning out things with yourself or with friends and comrades, you realize that there is nothing serious at the base of these feelings. They often keep you away from positivity and good thoughts and positive actions. Learn ways of keeping away from them. Find out your own ways of venting out the anger and getting your mind back to positive thoughts and actions. Negativity, and that too unnecessary negativity, can lead you to the dark cage of depression. Depression is a very serious disease, and you should not use the term lightly. If at all anybody really feels depressed, he or she should consult a doctor, as good medication is available for it. In most cases, however, they are simple anger and shame. Learn to drain them away, and the best way to do it is to cry over it. Just the Sneha way. याद रखने लायक महत्वपूर्ण विचार। युवाओं में उदासी, दुख, गुस्सा, नीरसता, चिड़चिड़ापन, उत्तेजना और ऐसी कई भावनाएं तत्काल ही आ जाती है। उन्हें अक्सर यही लगता है कि उन्हें सारी सुविधाओं से वंचित रखा गया है।
और सारी अच्छी चीजें हमेशा ही केवल औरों के लिए ही रखी गई है। उन्हें ऐसा लगता है कि उन पर हमेशा ही अन्याय होता आ रहा है, हर चीज में, हर जगह। ये भावनाएं खतरनाक है और जितनी जल्दी हो सके जड़ से उखाड़ देनी चाहिए। ऊपर बताई हुई सारी भावनाएं आप में केवल नकारात्मकता को बढ़ाती है। ये आपको हारा हुआ, अकेला और दुखी महसूस कराता है। परंतु यदि आप अपने आप या दोस्तों एवं सहकर्मियों की सहायता से कारण ढूंढने की आदत डाल ले, तो आप ये महसूस करोगे कि इन भावनाओं के पीछे कोई गंभीर कारण नहीं है। ये हीन भावनाएं प्रायः आपको सकारात्मकता, अच्छी सोच और सही कर्म करने से दूर रखती है। ऐसी भावनाओं से दूर रहे। गुस्सा बाहर निकालने की और अपना दिमाग सकारात्मक विचारों और कर्मों में लगाने की पूरी कोशिश करें। नकारात्मकता, और वो भी बेकार की नकारात्मकता, आपको निराशा की आधी गुफा की ओर ले जा सकती है और आपको इसे हल्के में नहीं लेनी चाहिए। यदि कभी किसी को निराश महसूस होने लगे तो उसे डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए अच्छा इलाज उपलब्ध है। ज्यादातर मामलों में वो केवल गुस्सा और शर्म होता है। उन्हें बहा देना सीखे और ये करने का सबसे अच्छा तरीका है रोना, जैसे स्नेहा ने किया। आकलन, कभी ऐसा हुआ है कि आपको बुरा लगा हो और फिर आप रोए हो? तब क्या आप अकेले रोए थे या आपके माता पिता या शिक्षक के सामने रोए थे? आपका रोना बंद होने पर क्या उन्होंने आपको सहलाया था? तब कैसा महसूस हुआ था? Assessment. Do you feel it is not manly to cry? Why? If you follow football matches or any game for that matter, why do even the winners cry?
लर्निंग के इस सफर में हम हमारे जैसे कुछ मित्रों के जीवन में आए टर्निंग पॉइंट्स का अनुभव लेने वाले हैं। अंग्रेजी भाषा और सॉफ्ट स्किल्स सीखने के लिए हमारी मानसिकता तैयार करना यही इसका उद्देश्य है। पर तुमने मेरी हर सोच को झुठला दिया। भोला चाचा, अब कहीं जाकर हमारे पंखों में ताकत आई है ऊंची उड़ाने भरने की। इन पंखों को काटिए मत। तुम लोगों की बातें सुनकर भी ये जगह अगर मैं तुमसे छीन लूंगा तो मैं अपने नजरों में गिर जाऊंगा। मैं देख रहा हूं तुम लोग ही हमारे बच्चों के लिए वो रास्ते बनोगे जो मैं कभी सपने में सोचा भी नहीं। मैं चाहता हूं तुम सब मिलकर इस पहल को गांव के हर बच्चों के पास लेके जाओ ताकि कोई बच्चा और उसके सपने में कोई दरार ना आए। रूही जरा कागज देना। समझ लेना ये मेरे तरफ से एक छोटा सा निवेश है हमारे बच्चों के लिए, उनके भविष्य सींचने के लिए। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट। तुम सबसे बात करके मुझे लगा शायद मैं भी बोल पाता, मैं अपनी बात रख पाता, तो ये आज स्टेडियम का कॉन्ट्रैक्ट भी मेरे हाथ में होता। राम प्रसाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ से सीख के जाएंगे तो अपने गांव की उन्नति में हाथ बटाएंगे। हम तो अंग्रेजी नहीं सीख पाए, लेकिन उन बच्चों को जरूर सिखाइए। अरे सिर्फ उन्हीं को क्यों, हम तो आपको भी अंग्रेजी और सॉफ्ट स्किल सिखा सकते हैं। अरे क्या मजाक करते राम प्रसाद जी, मैं और अंग्रेजी? मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ भोला जी, आप आइए हमारे क्लास में। और वैसे भी कोई नई चीज सीखने के लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं होती। चलिए रे, चलते हैं राम प्रसाद जी। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। ओ मैं बदलूंगी, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। तेरा मेरा हम सबका सूरज से लगता उजला उजला। ज्ञान दीप हो सदा ही जलता, लर्निंग चलता जाए। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे।
सकारात्मक सोच के साथ अपनाएं। जब मेरे विचार स्वीकार नहीं किए जाएंगे तो मैं परेशान नहीं होऊंगा। मुझे लगता है दूसरी कल्पना बेहतर थी। प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने से पहले ये उनकी अंतिम मीटिंग थी। टीम टेबल के आसपास बैठी थी। सब ने प्रोजेक्ट को लेकर अपने विचारों के आधार पर प्रस्तुतिकरण बनाया था। अमित बहुत ही आश्वस्त था कि उसका प्रस्तुतिकरण सबसे बेहतर होगा। सचमुच उसने कड़ी मेहनत की थी। वो चारों ओर थोड़ी ऐज से देख रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उसका प्रस्ताव चुना जाएगा। वो मैनेजर के सराहनीय शब्दों को सुनने के ख्याली पुलाव पका रहा था। मीटिंग के दौरान भी वो दिन में सपने देखने लगा और अपने ही ख्यालों में खो गया। प्रस्तुतिकरण खत्म होने वाले थे। हर कोई परिणाम सुनने के लिए उत्सुक था। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उनका दिल कानों में आ गया हो। मैनेजर खड़ा हुआ और उसने हर एक के योगदान की प्रशंसा की। उसने हर एक को सराहा। अमित को तनाव महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे जैसी अपेक्षा थी वैसे उसका नाम नहीं लिया जा रहा था। लेकिन उसने सोचा कि शायद प्रोजेक्ट को चुनने की घोषणा के समय वो लिया जाएगा। चूँकि वो दिन में सपने देख रहा था, उसे ध्यान नहीं रहा कि कमरे में उपस्थित हर कोई तालियां बजा रहा था। तालियों की आवाज से अमित सपने से जाग गया और उसने अपने इर्द गिर्द देखा। क्या उसके लिए तालियां बज रही थी? नहीं, वे सब नितिन की ओर देख रहे थे और उसके लिए तालियां बज रहे थे। अमित भी उनके साथ तालियां बजाने लगा, लेकिन उसका मन नफरत से भरा हुआ था। क्या ये गलत नहीं था? क्या ये तालियां उसके लिए नहीं बजनी चाहिए थी? मैनेजर ने नितिन को मंच पर बुलाया और उसे अपना प्रस्तुतिकरण समझाने के लिए कहा। नितिन उसका प्रस्तुतिकरण करने के लिए गर्व से उठा। हर कोई ध्यान से सुन रहा था। शुरू में अमित मौके की तलाश में था कि कब वो गलती निकाल सके और मुद्दे निकाल सके, लेकिन जैसे वो नितिन का प्रस्तुतिकरण सुन रहा था, उसने ये महसूस किया कि नितिन एक अलग नजरिया पेश कर रहा था। उसकी निराशा अभी पूरी तरह से कम नहीं हुई थी, फिर भी उसे लगा कि नितिन उतना भी बुरा नहीं था। उसका अपना दृष्टिकोण था। अमित धीरे धीरे आलोचनात्मक दृष्टिकोण को छोड़कर जो प्रस्तुत किया था उसे स्वीकार करने की स्थिति में आ रहा था। मैनेजर सावधानी से अमित को देख रहा था। वो अमित और नितिन के बीच के कड़े मुकाबले के बारे में जानता था और अमित का सबसे बेहतर रहने का अति आत्मविश्वास से भी वो वाकिफ था। वो उसके हाव भावों के बदलाव से चकित हुआ। उसी समय अमित ने शौचालय जाने के लिए बाहर जाने की अनुमति मांगी और कुछ देर बाद वो वापस आया, बड़ा ही तरोताजा दिख रहा था। फिर मैनेजर ने एक बड़ी जोखिम उठाई। नितिन और अमित दोनों ही उसके बेहतर टीम सदस्य थे और वो चाहता था कि वो टीम की भलाई के लिए एक साथ काम करे। मैनेजर ने अमित के तनाव को मिटते देखा था और उसे नितिन के प्रस्तुतिकरण पर टिप्पणी करने के लिए बुलाया। कमरे में सभी तनाव में थे। मैनेजर की तरह ही सब उन दोनों के बीच के मुकाबले से परिचित थे, परंतु अमित ने सबको चौंका दिया। जैसे ही उन्होंने जगह बदली, उसने नितिन की पीठ थपथपाई और अपना गला साफ करते हुए निष्पक्षता पूर्वक नितिन के प्रस्तुतिकरण के अच्छे भागों को सराहा। फिर नितिन की इजाजत से उसने कुछ सुझाव दिए। उसके सुझाव यथार्थ थे। उसकी बातों में से या उसके हाव भाव में से कोई भी जलन या बुरी भावनाएं नहीं झलक रही थी। सबके लिए ये सुखद आश्चर्य था।
मैनेजर समझ नहीं पाया कि क्या कहे। वो अपनी टीम सदस्य को परिपक्व होते देख खुश हो रहा था। फिर उसने माइक उठाया और अमित को बधाई दी उसकी टिप्पणियों के लिए और नितिन को प्रोजेक्ट का नेता घोषित कर दिया। उसने नितिन को शुभकामनाएं दी और आशा की कि उसे इस याद रखने लायक महत्वपूर्ण विचार। अति आत्मविश्वास, अहम, सबको नीचा दिखाने का स्वभाव, ये अवगुण व्यक्ति के विकास के दुश्मन हैं। इन सब का इलाज है लचीला होना, खुले मन का होना और औरों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना। परंतु ये कहना आसान है, करना नहीं। अमित ने ये सब प्रशिक्षण में सुना था। उसे सिखाया गया था कि उसे खुला, लचीला होना चाहिए, सख्त या कड़ा नहीं। प्रशिक्षण द्वारा ये उसके दिमाग में ये बातें छप गई थी। उनकी कहावतों जैसे जो नोटिस बोर्ड, व्हाट्सएप संदेशों आदि में छपती है। परंतु फर्क तभी पड़ता है जब अच्छे विचार कृति में परिवर्तित होते हैं। ये अमित के जीवन को बदलने वाला एक मोड़ था। उसने विचारों को कृति में ढाला था, जो आसान नहीं था। उसने अपने आप से बात की। उसने अपना तनाव कुछ आंसू बहाकर हल्का किया। लेकिन ये सब जीवन के सही समय पर हुआ, जिसने उसे बदल दिया। यदि आपका मन खुला हो तो ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं। जैसे मैनेजर ने कहा, ऐसे परिवर्तन आपको विकसित होने में सहायता करते हैं और धीरे धीरे इन बदलावों के साथ आप परिपक्व हो जाते हैं। और जब आप परिपक्व हो जाते हैं तो संस्था आप पर अधिक जिम्मेदारियां डाल सकती है। लचीलापन सफलता पाने के रहस्यों में से एक है।